रीना और दीपक बरामदे में बैठे हुए थे। तभी रीना दीपक से बोली, देखो जी, बहुत दिन हो गए देवर जी को बहाना बनाते हुए। सब समझ में आ रहा है मेरे, वो तो अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ रहे हैं। अरे क्या अकेले तुम्हारी माँ है वो? कान खोलकर सुन लो, अब मुझसे नहीं होती तुम्हारी माँ की और सेवा। आखिर मैं ही क्यों पिसती रहूं? बाकी की दोनों देवरानियां तो मजे से खुली घूमती रहती हैं। शादी के बाद से ना कहीं घूमने गए हैं, बस दिन रात तुम्हारी माँ की सेवा करती रहूं। मेरी भी तो कोई जिंदगी है। यहाँ 2 दिन के लिए मायके जाने को भी तरस जाती हूँ। हमेशा की तरह आज भी रीना का गुस्सा 7वें आसमान पर था। घर का बंटवारा हो चुका था। बंटवारे के बाद 3 भाइयों में तय हुआ था कि अम्मा बारी बारी से 4-4 महीने तीनों बेटों के पास रहेंगी, लेकिन आज 4 महीने से 1 महीना ज़्यादा हो गया था। दोनों में से एक भाई भी अम्मा को लेने नहीं आया और ना ही कोई से भाई ने भेजने को कहा। हमारे घर में भी राशन पैसों का आता है, हम ही अकेले क्यों खर्च करते रहे? रीना के मुंह में जो आ रहा था वो बिना समझे बोले जा रही थी। घर में रोज रोज का क्लेश अब कलावती से भी सहन नहीं हो रहा था। वैसे तो अम्मा के हाथ पैर अभी सही सलामत थे, लेकिन 2 वक्त के खाने के लिए तो वो परिवार पर ही निर्भर थी। 3-3 बेटे बहुओं के होने के बाद भी 2 वक्त की रोटी उन्हें सम्मान से नहीं मिल पाती थी। बुढ़ापे का शरीर था, लेकिन रीना उन्हें घर के कामों में भी लगाए रखती थी। घर के कितने काम करने के बाद भी कभी चैन से 2 वक्त की रोटी खाने को नसीब नहीं होती थी। अब उम्र के साथ साथ शरीर और दांत कमजोर हो गए थे। कभी यदि बहू सूखी सब्जी के साथ खाना डाल देती तो रोटी चपती भी नहीं थी। एक दिन कलावती ने अपनी बहू से बस इतना ही बोला था कि बहू, उनसे सूखी सब्जी से रोटी नहीं खाई जाती, उनके लिए थोड़ी सी दाल बना दो जिससे वो रोटी खा सके। कलावती जी के इतना कहते ही उनकी बहू ने उन्हें गुस्से में जो कहा उसकी तो कलावती जी ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। आपको बस खाली बैठे बैठे खाने की सूझती रहती है। सब्जी रोटी दी है खाने के लिए, लेकिन इनको तो 56 भोग चाहिए। मैंने कोई 5 स्टार होटल खोल रखा है क्या? वैसे भी 4 महीने से ऊपर का समय हो गया है। अब देवरानियों की बारी है रखने की। हम 1 महीना ज़्यादा रख रहे हैं, उसी का शुक्र मनाओ। अपनी बहू की कड़वी बातें सुनकर कलावती जी की आंखों से आंसू बहने लगे और वो अपने कमरे में आकर बैठ गईं। अपने पति की तस्वीर के आगे बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। क्यों मुझे अकेला छोड़कर चले गए? काश आपकी जगह मैं चली जाती। आप बोलते थे कि मैं कितनी भागों वाली हूँ जो मेरे 3-3 बेटे हैं। अब देखिए, एक भी बेटा मुझे मन से रखना नहीं चाहता। उनके 2 बेटे विदेश में रहते थे और अच्छा कमाते थे, लेकिन अपनी माँ को ना तो कोई रखना चाहता था, ना ही एक भी पैसा खर्च करना चाहता था। कलावती जी की बहू रीना बात बात पर उन्हें ताने सुनाती रहती थी। कभी भी कलावती जी के लिए अलग से कुछ नहीं बनता था। बेचारी फिर भी पानी के साथ रोटी गला गला कर खा लेती थी। पेट तो भरना ही था किसी तरह। अपनी पत्नी के रोज रोज के ताने सुनने से हार मानकर दीपक ने अपने मंझले के पास फोन मिलाया। राघव, तो ठीक तो है ना? अम्मा याद कर रही थी तेरे बच्चों को। वो भैया, सुमन की तबीयत ठीक नहीं रहती आजकल। अम्मा से कहिए कुछ दिन और रुक जाए। यहाँ तो हम भी आधे टाइम बाहर से खाना लाकर खा रहे हैं, ऐसे में उनकी देखभाल कैसे होगी? यहाँ मंझले भाई ने 2 टूक जवाब दे दिया। मंझले की बात सुनकर दीपक जी झुंझला कर रह गए। झुंझलाहट में छोटे के पास भी फोन मिला दिया।
मंजले ने तो बहाना बना दिया, अब तू कौन सा बहाना बनाएगा अम्मा को यहाँ से न ले जाने का। अरे भैया क्या बताऊं, काम धंधे में इतना उलझा हूँ कि 1 मिनट की फुर्सत नहीं है। ऊपर से कुसुम का पथरी का ऑपरेशन भी होने वाला है। ऐसे में अम्मा यहाँ कैसे रहेंगी। छोटे का जवाब भी दीपक जी को हजम नहीं हो रहा था। वो सब समझ रहे थे कि दोनों बहाना बना रहे हैं, लेकिन अब जबरदस्ती अम्मा को ले जाकर उनके पास छोड़ भी तो नहीं सकते थे। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे वो चक्की के 2 पार्टों के बीच पिस रहे हैं, एक तरफ दोनों भाई और एक तरफ उनकी धर्मपत्नी। दीपक जी का जवान होता हुआ बेटा आकाश भी इन बातों से अनभिज्ञ नहीं था। अपनी दादी से पोते का स्नेह तो सब जानते ही हैं। जैसे मूल से ब्याज प्यारा होता है, वैसे ही दादी पोते का रिश्ता होता है। वो सब समझ रहा था, अपनी दादी की लाचारी, माँ की अवहेलना और पिता की मजबूरी। शाम को भी आकाश ने अपनी दादी को पानी के साथ रोटी गटकते देखा तो उसका कलेजा भर आया। जब आकाश और दीपक बैठकर खाना खा रहे थे तो आकाश अपनी माँ से बोला, माँ, मेरा एक और भाई होना चाहिए था। मैं तो बिल्कुल अकेला रह गया, इसलिए लगता है सारा बोझ सिर्फ मेरे माथे पर ही पड़ेगा। रीना ने बेटे की बात सुनकर अचरज से पूछा, क्यों रे, कौन सा बोझ पड़ जाएगा तेरे माथे पर? आप दोनों का माँ, जब मेरी शादी होगी तो सिर्फ मुझे और मेरी बीवी को ही आप दोनों की सेवा करनी पड़ेगी। मेरा कोई भाई होता तो कम से कम कुछ दिनों तक वो भी आप दोनों का बोझ संभाल लेता, लेकिन मैं तो अकेला ही हूँ। पता नहीं मेरी पत्नी कैसे बुढ़ापे में आप लोगों को खाना बनाकर खिलाएगी। अभी जिस तरह दादी 2 वक्त की रोटी के लिए आपकी बातें सुनती हैं, बेचारी अकेले में रोती रहती हैं पर कुछ नहीं बोल पाती। कल को पता नहीं आपको भी सुननी पड़े। बेटे की बात सुनकर जैसे रीना को सांप सूंघ गया हो, वो सन्न रह गई। दीपक जी भी बेटे का मुंह ताक रहे थे। जहां पहले बेटे की बात सुनकर उन्हें गुस्सा आ रहा था, वहीं आंखों में अब आंसू छलक आए थे। सच में उनके इस व्यवहार से ही तो बेटे को ये प्रेरणा मिल रही थी। हाथ में लिया रोटी का कोर हाथ में ही रह गया। अगली सुबह जब आकाश और दीपक जी उठे तो देखा आंगन में बैठकर अम्मा मजे से दूध के साथ गरम फुलके खा रही है। उनके चेहरे पर आज तृप्ति का भाव था और आंखों में खुशी। आकाश के मन में संतुष्टि। दीपक जी भी सोचने पर मजबूर थे कि जिस अकेली अम्मा ने 3 बेटों को इतने प्यार से पाला पोसा, क्या उस बेटे में इतना भी सामर्थ्य नहीं है कि अपनी माँ को इज्जत से 2 वक्त की रोटी उपलब्ध करा सके, जो वो रोज रोज अपने भाइयों की मनुहार करता रहता है कि वो अम्मा को यहाँ से ले जाए। नहीं, अब वो कभी भी अम्मा को कहीं नहीं भेजेगा। आज दीपक ने यह दृढ़ निर्णय कर लिया था। दोस्तों, आखिर हम यह क्यों सोचते हैं कि मैं ही माता पिता की सेवा क्यों करूं? दूसरे भाई भी तो हैं, वह नहीं कर रहे तो मैं भी नहीं करूंगा। कृपया अपनी सोच को बदलिए और अपने माता पिता की सेवा कीजिए। इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसी तरह की कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। थैंक यू सो मच। वंदे मातरम।